हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों ये फिफ्थ पार्ट होने वाला है, 5वां लेक्चर होने वाला है आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में देखिए हमको क्या क्या देखना है, पहले वो चीज़ें हम देख लेते हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हमको पढ़ना है सल्फोनामाइड के बारे में, जिसका हमने पिछली क्लास में बोला था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। साथ में आज ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में, यानी टीबी के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन कौन सी होती हैं। आज के लेक्चर में हम दोनों को कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहला हमारा क्या है, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड देखिए एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि क्या था, सिंथेटिक का मतलब होता है इसको लैब में बनाया गया था एंटीबायोटिक को। देखिए सल्फोनामाइड जो है पहला सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ग्रुप है। एंटीबैक्टीरियल ग्रुप का मतलब है ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करवा देगा या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। एंटीबैक्टीरियल का मतलब यही होता है। क्लियर? हम इसे एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। यही मतलब एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल कोई अलग चीज़ें नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। देखिए सिंथेटिक का मतलब होता है लैब में बनाया गया था। डिस्कवरी की बात करें तो दोस्तों सल्फोनामाइड जो है 1930 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है गरहार्ड डोमैक। क्या नाम है? गरहार्ड डोमैक, जिन्होंने प्रोंटासिल नाम दिया था इसको। क्या नाम दिया था? प्रोंटासिल नाम दिया था सल्फोनामाइड को, उन्होंने प्रोंटासिल नाम दिया था। और वो क्या, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो मैकेनिज्म की बात करें तो दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। क्लियर? ये बैक्टीरिया को किल नहीं कराएगा, क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। कैसे रोकेगा? इनहिबिट कर देगा फोलिक एसिड सिंथेसिस को। जो फोलिक एसिड सिंथेसिस है उससे क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। और उसकी इनहिबिट के कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। स्पेक्ट्रम की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है, यानी कहने का मतलब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो है एंटीबायोटिक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन फोलिक एसिड एक्सट्रीमली लेते हैं। कहने का मतलब है हम जो ह्यूमन होते हैं वो कहते हैं फोलिक एसिड बहुत करीब मात्रा में खाते हैं, जिससे बैक्टीरिया इंटरनली सिंथेसाइज करता था। यानी कहने का मतलब है जो बैक्टीरिया पहले से सिंथेसाइज करता था अब उसके लिए क्या है, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है अब वो बैक्टीरिया फोलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। और जब फोलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या रुक जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन तो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो सल्फा डाइजीन्स हो सकता है, उसके बाद सल्फा थायोजोल हो सकते हैं, जो इसका हाफ लाइफ 6 से 8 घंटे होता है। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है शॉर्ट एक्टिंग, मतलब 6 से 8 घंटे के लिए काम करेगा। 6 से 8 घंटे के बाद फिर इसका असर खत्म होने लगेगा। ये जो इसका मेनली क्या है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में इनको इस्तेमाल किया जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो जो इसमें आता है सल्फा मेथोक्सोजोल, जो कि काम करता है 10 से 12 घंटे के लिए, यानी इंटरमीडिएट, यानी कुछ टाइम के लिए काम, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए करता है शॉर्ट एक्टिंग के, तो 10 से 12 घंटे के लिए काम करता है, जो कि कंबाइन करके दिया जाता है ट्राइमेथापिरीन के साथ। और किसमें, सिनर्जी के इफेक्ट देने के लिए। सिनर्जी के इफेक्ट क्या होता है हम आप सबको पता है, यानी इसके साथ किसी दूसरी मेडिसिन को मिला के दे दें और दोनों की जो कम करने की जो टेंडेंसी हो एक ही हो, उसे कहते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट। क्लियर? अगला जो है हमारा क्लासिफिकेशन में लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, जिसमें आता है सल्फाडॉक्सिन, जो कि 100 से लेकर 200 घंटे तक दोस्तों देखिए काम करता है, यानी बहुत लंबे समय तक ये आपको कहते हैं। ये मेनली मलेरिया के प्रोफाइलिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमने ऊपर भी बात कर लिया है, बैक्टीरिया फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। हमारा टारगेट क्या है, बैक्टीरिया फोलिक एसिड को रोक देना। और तो एक्शन क्या करेगा, डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेसिस इनहिबिट करके फोलिक एसिड सिंथेसिस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा रहा है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जिसका एब्जॉर्प्शन होता है ओरल के माध्यम से होता है, गुड बायोबिलिटी इसकी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रॉस प्लेसेंटा, और हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्लियर? मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर में होता है, इसका एसिटाइलेशन इसका देखने को मिलता है, यानी इसका में क्या होता है, एसिटाइलेशन के माध्यम से लीवर में इसका मेटाबोलाइट हो जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो किडनी के माध्यम से इसका एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन डोज एडजस्टमेंट रीनल इम्पेयरमेंट करने, अगर डोज एडजस्टमेंट करके नहीं देंगे तो किडनी हमारी क्या कर देगी, डैमेज कर सकती है। इसलिए क्या है, डोज एडजस्टमेंट करके हमको देना पड़ता है। इंडिकेशन की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, नोक्रेडियल इन्फेक्शन में, कॉम्बिनेशन विद ट्राइमेथापेरिन, यानी निमोसाइटोसिस
ज्वारवीकी निमोनिया में, औसत में टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। मलेरिया प्रोफाइलिसिस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज की बात करें तो जो होता है सल्फामेथोक्साजोल जो होता है 500 mg ओनली दिया जाता है एवरी 12 आवर में, एकदम एवरी 12 घंटे में इसको एक बार 500 mg दे सकते हैं। और एक जो होता है कोट्राइमोक्साजोल जो 160 mg ट्राइमेथोप्रीन के साथ दिया जाता है, और 800 mg इसमें सल्फामेथोक्साजोल होता है जो कि एवरी 12 घंटे पे दिया जाता है। क्लियर। एडवर्स इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, जैसे रेसनेस, यूटिकारिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। हिमेटोलॉजिकल इफेक्ट भी एडवर्स इफेक्ट भी दे सकता है, जैसे हिमेटोलाइटिक एनीमिया हो गया, लिकोपेनिया हो गया। क्लियर। और जीआई में एडवर्स इफेक्ट देखने को जैसे नोजिया, वोमिटिंग, क्रिस्टलाइल यूरिया में भी हो सकता है, जैसे हाई डोज के साथ किडनी में स्टोन क्रिएट कर सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी किन परिस्थितियों में दवा को नहीं देंगे। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिव सल्फोनामाइड से नहीं देंगे। सीवियर रीनल हिपैटिक इम्पेयरमेंट, अगर उसके किडनी में या पैनक्रियाज में इसको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के टाइम पे इन दवाओं को देने से क्या होता है, कनिटरस रिस्क हो सकता है, न्यूबॉर्न में एक डिजीज होती है। और जीडीपीडी डिफेंसेंसी में भी इस दवा को नहीं देंगे, नहीं तो हेमोलाइसिस का रिस्क हो सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों एंटी ट्यूबरल ड्रग, यानी जो ऐसी मेडिसिन जो टीबी के लिए दी जाती हैं। तो एंटी ट्यूबुलर जो ड्रग होती हैं, ये ड्रग क्या होती हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए या को इनहिबिट या डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। हमको पता है टीबी किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा क्या होता है, हमको टीबी होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, टीबी क्रिएट कराते हैं। तो इनको इनहिबिट या डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जाती हैं। टीबी थेरेपी में कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत जरूरी है रेजिस्टेंस रोकने के लिए, नहीं तो बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसको रेजिस्टेंस को रोकने के लिए हमको कॉम्बिनेशन थेरेपी देना पड़ेगा, यानी 2-3 मेडिसिन को मिला के हमको दवा देना पड़ेगा। फर्स्ट इसके टाइप की बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, सेकंड लाइन ड्रग होता है। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे टीबी में डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी दी जाती है, यानी क्या देती है, डोट्स थेरेपी दी जाती है, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। क्या डोट्स क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी दी जाती है टीबी के अंतर्गत। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग होती हैं, जैसे आइसोनियाजाइड होता है, मोस्ट पोटेंट बैक्टीरियासाइड, क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करा देता है। कौन से बैक्टीरिया इसमें बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं। जो एक होता है रिफाम्पिसिन बैक्टीरियासाइडल होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोबैक्टीरियल हो सकता है। साथ बात करेंगे इथेम्ब्यूटॉल जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, इनहिबिट कर देता है सेल वाल को। ये भी क्या होता है, फर्स्ट लाइन मेडिसिन में अंतर्गत आते हैं। अगला है पायराजिनामाइड जो एक्टिव इन एसिडिक पीएच, जो एसिडिक पीएच में क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है, ये भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये भी टीबी के लिए दिए जाते हैं। अगला जो है सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग, जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन होते हैं, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन अभी ऊपर हमने आपको पढ़ दिए हैं। इंजेक्टेबल अमाइनोग्लाइकोसाइड हो सकते हैं, जैसे मिकासिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। अदर्स कुछ होते हैं जैसे इथोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, आइसोनियाजाइड का क्या एक्शन है कि टारगेट इसका क्या रहेगा, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरियम सेल वाल। जो माइकोबैक्टीरिया की जो सेल वाल है वहाँ पे क्या सिंथेसिस करवा देना, माइकोलिक एसिड, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया सेल वाल कमजोर हो जाएंगे और उसका लाइसिस हो जाएगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया किल हो जाएगी। जो अगला जो हमारा है रिफाम्पिसिन क्या करता है, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, इसका टारगेट क्या है, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस होने से रोकना, यानी कह रहे हैं इनहिबिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, और आरएनए सिंथेसिस जो होगा हमारे ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस न होने के कारण हमारा इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरियोसाइडल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबैक्टीरियम, यानी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी बैक्टीरिया हमारी क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। आगे बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या इथेम्ब्यूटॉल जो होता है, इसका जो टारगेट है एब्रीनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देना, यानी इनहिबिट कर देगा एराबिनोग्लाइकम सिंथेसिस को, जिसके कारण सेल वाल क्या होते हैं, डिफेक्टिव हो जाएंगे, और इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगला जो है क्या है, पायराजिनामाइड जो कन्वर्ट कर देगा माइक्रोफेजेस को पैरानियोनिक एसिड में। माइक्रोफेजेस क्या होते हैं आपको पता होगा, एक फैगोसाइटोसिस सेल होते हैं जो
जो हार्म बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। क्लियर। तो एक्शन क्या है, एक्टिव इन एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच में एक्टिव हो जाते हैं और किल करेंगे इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरियोसाइडल इन एसिडिक इन्वायरमेंट, जो क्या बैक्टीरिया होगी एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, इसका टारगेट 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट कर देना, जिसके कारण क्या हो, उसमें प्रोटीन न बनने पाए। तो एक्शन क्या है, मिसलीडिंग ऑफ एमआरएनए को मिसलीड कर देगा, डिफेक्टिव प्रोटीन्स बनेंगे, जिसके कारण बैक्टीरियल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरियोसाइडल मेनली एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का आइसोनियाजाइड क्या होता है, ओरल रैपिड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, लीवर में मेटाप्लाइट हो जाएगा, रीनल के द्वारा किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। रिफाम्पिसिन जो होता है भी ओरल आईवी दिया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, बाइल के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगला है इथेम्ब्यूटोलॉल, जो भी ओरल दिया जाता है, रीनल किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होता है, डोज को एडजस्टमेंट किया जाता है अगर कोई किडनी की कोई अगर समस्या है। क्लियर। आगे है पैरानियाजामाइड, जो होता है ओरल दिया जाएगा, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होगा और किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन आईएम इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनल दिया जाता है और उसके रीनल के यानी किडनी के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो एक्टिव पल्मोनरी टीबी में दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में दिया जाता है, लेटेंट टीबी में दिया जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में इसको हम दे सकते हैं। यानी इन दवाओं को हम क्या करेंगे, मेनली टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं। डोजेस की बात करें तो आइसोनियाजाइड 5 mg पर केजी पर डे दिया जाता है, रिफाम्पिसिन 10 mg पर केजी पर डे दिया जाएगा, इथेम्ब्यूटोल 15 mg पर केजी पर डे दिया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, जो पैराजिनामाइड है ये 25 mg पर केजी पर डे दिया जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर केजी पर डे दिया जाता है। इसका जो डोज होता है डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का वेट कितना है और साथ में रीनल आपकी किडनी की फंक्शन कैसी है और डिजीज़ की सिवियरिटी कैसी है, इस सब पर डिपेंड करता है। आगे बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स इफेक्ट मतलब इनसे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को, आइसोनियाजाइड से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, रिफाम्पिसिन से हिपेटोटॉक्सिसिटी होगी, ऑरेंज रेड यूरिन हो सकता है, आपका पेशाब ऑरेंज रेड कलर का आएगा एंड ड्रग इंट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इथेम्ब्यूटोल जो होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस का होता है, यानी कलर विजन चेंज हो सकते हैं। पायराजिनामाइड जो होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है या हाइपर यूरिसेमिया क्रिएट कर सकता है, जिसे हम गाउट यानी गठिया की बीमारी भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर या ऑटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। अब आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन। इन किन परिस्थितियों में इन दवा को नहीं देना है। अगर किसी को लीवर की सीवियर कोई डिजीज है तो इन दवा को अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। प्री एग्जिस्टिंग ऑप्टिक न्यूराइटिस है, अगर किसी को पहले से क्या ऑप्टिक यानी विजन में अगर कोई समस्या है तो अभी हम दवा को नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दवा को अवॉइड करते हैं, मेनली इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को। हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर किसी को एक टीबी ड्रग से टीबी की दवाओं से अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तब इन दवाओं को नहीं देंगे। जो अगला अपना हमारा क्लासिफिकेशन एंटीफंगल पढ़ेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपको जहाँ ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।